मोहन एक दफ्तर के पास वाले कैफे में काले ब्लेजर पहनी एक महिला के सामने बैठा था। उसके सिर पर पारंपरिक टोपी तो नहीं थी, पर उसका सादा पहनावा और माथे पर लगा चंदन का हल्का सा टीका उसे सबसे अलग बना रहा था। उसकी उंगलियां एक भूरे रंग के फोल्डर को पकड़े हुए कांप रही थीं। उसके सामने 2 गिलास फैंसी कोल्ड कॉफी लगभग आखिरी बर्स के टुकड़े तक पिघलने को छोड़ दी गई थीं। तो यह निष्कर्ष है, अनन्या की आवाज ठंडी थी। उसकी तर्जनी सीधे मोहन के चेहरे की ओर इशारा कर रही थी। हमारी कंपनी को आधुनिक लोगों की जरूरत है, किसी गुरुकुल से 5 लिखे लड़के की नहीं, जो हर बात में धर्म और संस्कारों का विचार करता हो। मोहन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसुओं की एक चमक थी, लेकिन उसने मुस्कुराने की पूरी कोशिश की। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूं मैडम, मुझे मौका देने के लिए आपका धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। अनन्या ने अनुबंध समाप्ति का पत्र आगे बढ़ाया। इस पर हस्ताक्षर करो, इसके बाद तुम हमारी कंपनी में कुछ भी नहीं हो। मोहन ने एक पल के लिए उस कागज को देखा, फिर एक गहरी सांस ली। उसे पता नहीं था, ठीक उसी समय जब वह उस पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा था, उसी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर मोहन शर्मा का नाम एक रिकॉर्डेड बातचीत में चलाया जा रहा था, जिसे सुनकर सीईओ हैरान रह गए थे। अब कहानी की शुरुआत से पहले कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप किस शहर से यह कहानी देख रहे हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जिन्होंने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन किया है, ईश्वर आपके हर काम को आसान बनाए, आपकी रोजी रोटी में बरकत दे, आपको स्वस्थ रखे और आपकी दुनिया और आखिरत की हर इच्छा पूरी करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। मोहन ने अपना पुराना सूटकेस एक साधारण सी बस से बाहर निकाला। शहर की गर्म हवा सीधे उसके चेहरे पर लगी, जिसमें गाड़ियों का धुआं और सड़क किनारे बिकते समोसों की गंध मिली हुई थी। उसके दिमाग में सड़कों के नाम अभी भी अनजान थे। बस एक ही पता सार था, उस टेक्नोलॉजी कंपनी का, जिसे वह कल से एक छोटे से संदेश से याद कर रहा था। उसने अपना सादा सा कुर्ता ठीक किया। एक साधारण से किराए के कमरे में इस्त्री की गई उसकी हल्की नीली कमीज टर्मिनल के सामने खही शीशे की ऊंची इमारत के सामने बिल्कुल अलग लग रही थी। मोहन ने अपने हाथ में एक साइल पकड़ रखी थी, जिसमें गुरुकुल का प्रमाण पत्र और उसके गुरुजी का सिफारिश पत्र था, जैसे कि यही उसकी एकमात्र कीमती संपत्ति हो। हे प्रभु, वह बुदबुदाया। दफ्तर की लॉबी में चमकता हुआ संगमरमर का अर्श उसे आगे बढ़ने में झिझक महसूस करा रहा था। वह एक किनारे खजा हो गया, लैपटॉप और चमड़े के बैग लिए हुए करीने से पहने हुए लोगों को देखने लगा। वे इतनी तेजी से चल रहे थे जैसे समय की कोई ऐसी कीमत हो जिसे वह खरीद नहीं सकता। भाई साहब, एक फोटो खींच दो, एक डिलीवरी बॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहन अपनी झिझक से बाहर आया। ओह नहीं भाई साहब, धन्यवाद, उसने जवाब दिया और रिसेप्शन डेस्क की ओर बढ़ गया। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? एक रिसेप्शनिस्ट ने मानक मुस्कान के साथ पूछा। मैं मोहन शर्मा हूं, ग्राहक सेवा कर्मचारी के पद के लिए मेरा साक्षात्कार है, उसने धीरे से अपने फोन पर एसएमएस दिखाते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर पर जांच की। जी मिस्टर मोहन, कृपया 12वीं मंजिल पर जाएं। लिफ्ट के पास भर्ती के लिए प्रतीक्षा कक्ष है। मोहन लिफ्ट में सबसे पीछे खसा था। ब्लेजर और ऊंची एडी के जूते पहनी खुशबूदार महिलाओं से दूरी बनाए हुए उसने सिर झुका लिया। डर था कि उसका पहनावा बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन 12वीं मंजिल पर यह छोटापन और भी ज्यादा महसूस हुआ। प्रतीक्षा कक्ष आत्मविश्वासी चेहरों वाले आवेदकों से भरा था। कोई काला सूट पहने था, कोई लैपटॉप पर टाइप करने में व्यस्त था और कुछ बड़ी कंपनियों में अपने काम के अनुभव के बारे में बात कर रहे थे। मोहन एक कोने में बैठ गया, अपने कपड़े के थैले को कसकर पकड़ लिया जिसमें रोटी और पानी की बोतल थी। भाई साहब, कहां से हैं? उसके बगल में बैठे एक युवक ने सिर्फ बातचीत शुरू करने के लिए पूछा। एक छोटे से शहर के गुरुकुल से, मोहन ने ईमानदारी से जवाब दिया। ओह, उस युवक ने सिर हिलाया और फिर अपने गैजेट में व्यस्त हो गया। उसकी नजर बदल गई थी। मोहन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना फोल्डर खोला ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी दस्तावेज करीने से लगे हुए हैं। गुरुजी का पत्र, जिसकी लिखावट सुंदर थी, उसके अच्छे आचरण की प्रशंसा कर रहा था, भले ही उसमें किसी आधुनिक कौशल का उल्लेख नहीं था। वह अपनी मां का चेहरा याद करके मुस्कुराया, जिन्होंने आज सुबह आंसुओं के साथ उसे विदा किया था। बेटा,
बस काम ईमानदारी का होना चाहिए, भले ही सबसे छोटा क्यों ना हो, मां ने कहा था। साक्षात्कार कक्ष का दरवाजा खुला। एक एचआर सहायक ने एक नाम पुकारा। मोहन ने एक पल के लिए देखा। धुंधले कांच के पार उसने एक काले कपड़े पहनी महिला की छाया देखी जो अपने सामने लैपटॉप के साथ सीधी बैठी थी। बाहर से भी एक ठंडी आभा महसूस हो रही थी। यह पहली बार था जब उसने अनन्या सिंह की परछाई देखी थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक एक करके आवेदक अंदर गए और बाहर आए। कुछ राहत की सांस लेकर मुस्कुरा रहे थे तो कुछ लंबी सांसें छोड़ रहे थे। मोहन धीरे धीरे मंत्र दोहरा रहा था। उम्मीद कर रहा था कि वह कुछ गलत न बोल दे। आखिरकार एचआर सहायक की आवाज ने पुकारा, मोहन शर्मा। उसका दिल दौर दौर से धड़कने लगा। वह खसा हुआ, अपना कुर्ता ठीक किया और धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ। अंदर से एक महिला की आवाज दृढ़ थी। मोहन ने दरवाजा खोला। कमरा ठंडा था, सिर्फ एयर कंडीशनर की वजह से नहीं, बल्कि बीच में बैठी काले ब्लेजर वाली महिला की तीखी नजरों की वजह से भी। उसकी लाल लिपस्टिक उसकी पतली मुस्कान के साथ बिल्कुल विपरीत लग रही थी। बैठो, उसने कहा। मोहन बैठने से पहले धीरे धीरे अपनी गोद में बोल्डर रख दिया। उसके ठंडे हाथों ने बोल्डर को और कसकर पकड़ लिया। कमरे के एक कोने में लगभग 40 साल का एक आदमी साथ में बैठा था, शायद सुपरवाइजर। अनन्या ने उसे सिर से पांव तक ऐसे देखा जैसे किसी नई चीज का मूल्यांकन कर रही हो। तो तुम मोहन हो, उसने कहा। गुरुकुल से पढ़े हुए। उसने गुरुकुल शब्द को एक सपाट लहजे में कहा जिसे समझना मुश्किल था। आश्चर्य, संदेह, शायद कुछ हद तक तिरस्कार भी। मोहन ने सिर हिलाया। जी मैडम। अनन्या ने अपने हाथ बांध लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। मन ही मन मोहन ने एक बार फिर फुसफुसाया, हे ईश्वर, मेरी वाणी की रक्षा करना। उसे पता नहीं था कि उस ठंडे कमरे में उसकी हिस्मत का एक हिस्सा धीरे धीरे लिखा जा रहा था। अनन्या ने कुछ देर टाइप किया, फिर मॉनिटर को देखा। तुम्हारे सीवी में किसी कंपनी में काम करने का कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ बच्चों को श्लोक सिखाना, आश्रम की सहकारी समिति का प्रबंधन करना और छात्रावास का प्रमुख होना। उसने कहा, यहां हम कंप्यूटर सिस्टम और ग्राहक सेवा एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। तुम इसमें कितने माहिर हो? मोहन ने कुछ देर सोचा। मैं सामान्य कंप्यूटर का उपयोग कर सकता हूं, मैडम। गुरुकुल में सहकारी समिति के डेटा को दर्ज करने के लिए एक कंप्यूटर था। मुझे हाथ से आय और व्यय का हिसाब रखने की भी आदत है। अनन्या ने अपनी भौहें चढ़ाई। हाथ से? हम यहां कॉपी किताब का इस्तेमाल नहीं करते। उसके बगल में बैठे सुपरवाइजर वर्मा जी थोड़ा मुस्कुराए। लेकिन इसका मतलब है कि वह हिसाब किताब में बहुत सावधानी बरतता है। इतने सारे छात्रों के पैसों वाली सहकारी समिति को संभालना आसान नहीं होता, उन्होंने टिप्पणी की। अनन्या ने बेपरवाही दिखाई। ठीक है, अंग्रेजी? मोहन ने सिर हिलाया। बहुत थोड़ी मैडम, मैंने शास्त्रों को समझने के लिए ज्यादातर संस्कृत सीखी है। एक टेक्नोलॉजी कंपनी में अंग्रेजी महत्वपूर्ण है, तुम्हें इसका एहसास है? अनन्या ने झुककर कहा। उसकी आवाज में परीक्षा लेने वाला अंदाज था। मुझे इसका एहसास है मैडम, मोहन ने ईमानदारी से जवाब दिया। अगर मुझे यहां काम करने का मौका मिलता है तो मैं धीरे धीरे सीखने के लिए तैयार हूं। अनन्या ने एक व्यंग्यात्मक हंसी रोकी। धीरे धीरे सीखोगे, जबकि कंपनी के लक्ष्य तेजी से आगे बढ़ते हैं। दिलचस्प है। उसने फिर गोल्डर के एक पन्ने को देखा। यहां लिखा है, तुम्हें भगवत गीता के कई अध्याय कंठस्थ हैं। मोहन ने धीरे से सिर हिलाया। ईश्वर की कृपा से। जी मैडम, लेकिन मुझे उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है, कहीं भूल न जाऊं। उस कंठस्थ ज्ञान का कॉल सेंटर में क्या काम है? अनन्या ने एक ऐसा सवाल फेंका जिससे वर्मा जी भी उसकी ओर देखने लगे। मोहन एक पल के लिए चुप हो गया, अपमानित महसूस करने की वजह से नहीं, बल्कि सही शब्द खोजने के लिए। मैं नहीं जानता कि यह दफ्तर के काम में कितना उपयोगी होगा मैडम, लेकिन अब तक इसी ज्ञान ने मुझे तब संभाला है जब मुझे ईमानदार या बेईमान होने के बीच चयन करना पड़ा। गुरुकुल में हमें सिखाया गया है कि हमारे हर शब्द का हिसाब देना होगा। कमरे में आमोशी छा गई। वर्मा जी मोहन को और ध्यान से देखने लगे। अनन्या ने एक क्षण के लिए अपना लैपटॉप बंद कर दिया। वर्मा जी कमरे में कुछ सोच रही थी। यहां काम करते समय तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर लगेगा? वर्मा जी ने जामोशी को तोड़ते हुए पूछा। मोहन उनकी ओर मुड़ा। मुझे ईश्वर को निराश करने का डर है सर, और फिर गांव में अपनी मां को निराश करने का। बॉस की डांट का डर नहीं? अनन्या ने बीच में टोका। मोहन थोड़ा मुस्कुराया।
डर तो उसका भी है मैडम, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर मैं ईमानदार रहूंगा तो मैं अपने बॉस को समझा सकूंगा। अगर मैं ईश्वर के बनाए नियमों को तोड़ता हूं तो मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। यह वाक्य हवा में तैरता रहा। वर्मा जी ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, जैसे उन्हें साक्षात्कार कक्ष में कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। अनन्या अपनी उंगलियों में एक पेन घुमा रही थी। असली कामकाजी दुनिया में मोहन, कभी कभी हमें होशियारी से सामंजस्य बिठाना पड़ता है। हर चीज काली और सफेद नहीं होती। क्या तुम इसका सामना करने के लिए तैयार हो? मैं जानता हूं कि दुनिया गुरुकुल जितनी सरल नहीं है मैडम, लेकिन मैं ग्राहकों से झूठ बोले बिना कंपनी के नियमों का पालन करने की कोशिश करूंगा, मोहन ने जवाब दिया। अनन्या ने एक हल्की सी आवाज के साथ जोल्डर बंद कर दिया। ठीक है, तुम्हारे समय के लिए धन्यवाद। तुम्हें ईमेल के माध्यम से परिणाम का इंतजार करना होगा। मोहन खसा हुआ और अपनी शाइल उठाई। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर। जब वह बाहर निकला, अनन्या कुर्सी पर झुक गई और एक सांस छोड़ी। आपकी क्या राय है वर्मा जी? उसने वर्मा जी से पूछा। यह लड़का भोला है लेकिन ईमानदार है, वर्मा जी ने जवाब दिया। ग्राहक सेवा टीम में हमें अक्सर इसी तरह के गुणों की जरूरत होती है। सिर्फ ईमानदारी का ही नहीं है अगर वह लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता, अनन्या ने कहा। लेकिन कम से कम एक ऐसा व्यक्ति तो होगा जो ग्राहकों से तब झूठ नहीं बोलेगा जब कंपनी शॉर्टकट अपनाने का लालच करेगी, वर्मा जी ने शांति से जवाब दिया। अनन्या ने कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊंची डिग्रियों वाले अन्य आवेदकों की सूची देखी। उन नामों की पंक्तियों के बीच मोहन शर्मा अलग तरह से चमक रहा था, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। ठीक है सर, मैं उसे एक उम्मीदवार के रूप में नोट कर लेती हूं, लेकिन अगर उसे चुना जाता है तो मैं उसे एक सख्त परिवीक्षा अवधि दूंगी, अनन्या ने बुदबुदाया। इस बीच कमरे के बाहर मोहन वापस प्रतीक्षा कक्ष की कुर्सी पर बैठ गया और अपनी छाली जाइल को गले से लगा लिया। उसका दिल अभी भी शांत नहीं था, लेकिन उसे एक तरह की राहत थी क्योंकि उसने उतना ही सच बोला था जितना वह बोल सकता था। परिणाम जो भी हो, यही सबसे अच्छा है, उसने खुद से फुसफुसाया। उसे नहीं पता था कि ईश्वर को निराश करने के डर के बारे में उसके शब्द न सिर्फ अनन्या के नोट में, बल्कि कुछ महीनों बाद इंतजार कर रही उसकी हिस्मत में भी दर्ज हो जाएंगे। साक्षात्कार के कुछ दिनों बाद मोहन उस शीशे की इमारत को लगभग भूल चुका था। वह फिर से एक छोटी सी धर्मशाला के मंदिर में बच्चों को श्लोक सिखाने लगा, जिसने उसे पीछे एक कोने में रहने की इजाजत दी थी। रात में वह पुजारी की शौचालय साज करने में मदद करता, दिन में वह धर्मशाला के सामने एक भोजनालय में मदद करता। एक दोपहर जब वह बच्चों को कुछ मंत्र याद करा रहा था, उसका बोन कई बार वाइब्रेट हुआ। कक्षा के बाद उसने स्क्रीन खोली और रिक्रूटमेंट एट इनोवेटेक को इनसे एक नया नोटिफिकेशन देखा। विषय भर्ती प्रक्रिया का परिणाम, ग्राहक सेवा कर्मचारी पद। मोहन ने अपना थूक निगला। उसकी उंगलियां, जिन पर अभी भी चौक की धूल लगी थी, स्क्रीन पर फिसल गईं। उसने धीरे धीरे पढ़ा। इसके द्वारा हम आपको सूचित करते हैं कि आपको हमारी कंपनी में ग्राहक सेवा कर्मचारी के रूप में 3 महीने की परिवीक्षा अवधि के साथ स्वीकार कर लिया गया है। उसकी आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाया और धर्मशाला के ठंडे दर्श पर धन्यवाद में माथा टेका। यह देखने वाले बच्चे सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, यादा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। गुरुजी क्या हुआ? एक बच्चे ने पूछा। मोहन आंसू पोंछते हुए मुस्कुराया। गुरुजी बस खुश हैं, इंशाअल्लाह जल्द ही तुम सबके लिए नई किताबें रीड सकूंगा। और जो उनकी बात है। लेकिन ईमेल के निचले हिस्से में एक और पैराग्राफ था जिसने उसकी भौहें चढ़ा दी। मानव संसाधन विभाग से नोट, हमारी कंपनी की एक आधुनिक कार्य संस्कृति है जो गति, लचीलेपन और व्यावसायिकता की मांग करती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप खुद को ढालने में सक्षम होंगे और यह दिखाएंगे कि आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि आपके प्रदर्शन में बाधा नहीं बनती है। मोहन ने उस वाक्य को कई बार दोहराया। एक हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसके गुरुकुल के प्रमाण पत्र को एक बोझ माना जा रहा हो, न कि एक चूबी। लेकिन उसने इसका अच्छा पक्ष देखने का फैसला किया। कम से कम उन्होंने मुझे स्वीकार तो किया, उसने क्षुद्ध से कहा। रात में उसने गांव में अपनी मां को जोन किया। दूसरी तरह से आवाज कमजोर थी, लेकिन जुशी से भरी थी। भगवान का शुक्र है बेटा, तुम्हारा मतलब है तुम्हें सच में नौकरी मिल गई? मां ने बार बार पूछा। जी मां, तनवाह अभी यादा नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह
यह आपकी और दवाइयों की जरूरतों के लिए काई होगी, मोहन ने जवाब दिया। जब तक तुम ईमानदार रहोगे भगवान और देगा बेटा, मां ने कहा। यह वाक्य उसके दिल में एक सहारे की तरह बैठ गया जब वह एक नई दुनिया में कदम रख रहा था, जो कि कक्षा के घंटों, समय पर सामूहिक आरती और गुरुकुल के शांत वातावरण से बहुत दूर थी। जब उसने पहली बार कर्मचारी पहचान पत्र पहना तो मोहन धर्मशाला के छोटे से आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने एक साथ कमीज, साधारण पैंट पहनी थी और माथे पर हल्का टीका लगाया था, जिसे वह दफ्तर पहुंचने पर शायद और हल्का कर देगा। मोहन शर्मा, ग्राहक सेवा कर्मचारी। उसने कार्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ा। वह थोड़ा मुस्कुराया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक गरीब छात्र जो कभी छात्रावास में पोछा लगाता था, आज एक टेक्नोलॉजी कंपनी के कर्मचारी कार्ड पर अपना नाम देखेगा। लेकिन उसके दिमाग के एक कोने में अनन्या का चेहरा घूम रहा था जब उसने गुरुकुल शब्द कहा था। उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था जिसे वह समझ नहीं पाया था। क्या वह मुझे जैसा मैं हूं वैसा स्वीकार करेंगी? मोहन ने सोचा, या मुझे हर दिन यह साबित करना होगा कि मैं उतना बुरा नहीं हूं जितना वह डरती हैं। यह सवाल उसके साथ सिटी बस में सवार हो गया। उसके साथ काम के पहले दिन की ओर बढ़ रहा था, जो एक नया अध्याय खोलने वाला था। दफ्तर में पहले दिन मोहन जल्दी आ गया। जब उसने अपनी कार्ड को उपस्थिति मशीन पर लगाया, तब भी सफाई कर्मचारी गलियारे में झाड़ू लगा रहे थे। रिसेप्शन डेस्क पर उसने विनम्रता से ग्राहक सेवा विभाग का स्थान पूछा। सीधे जाकर दाएं मुड़ें, वहां एक बड़ा कमरा होगा जिसमें बहुत सारी मेजें और हेडसेट होंगे, भाई साहब, कर्मचारी ने समझाया। जैसे ही वह उस कमरे में दाखिल हुआ, मोहन मॉनिटर और हेडसेट वाली मेजों की कतार देखकर चौंक गया। दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन पर रंग बिरंगे ग्राह चल रहे थे। कुछ युवा कर्मचारी पहले से ही बैठे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ जोर जोर से हंस रहे थे। एक चेक वाली कमीज पहने युवक ने उसे मेज के कोने से देखा। नए हो भाई साहब? उसने दोस्ताना अंदाज में पूछा। जी मोहन, उसने हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया। रोहन, उस युवक ने हाथ मिलाया। वाह, आखिरकार एक और लचका साथी मिला। यहां ज्यादातर लड़कियां हैं। जब उनका मूड खराब होता है तो सिरदर्द हो जाता है। मोहन सिर थोड़ा हंसा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। प्रशिक्षण संक्षिप्त था। लीला नाम की एक सुपरवाइजर ने एप्लीकेशन का उपयोग करने का तरीका, बोन कैसे उठाना है और मानक स्क्रिप्ट का पालन कैसे करना है, यह समझाया। मोहन ने सब कुछ एक छोटी सी नोटबुक में नोट कर लिया। अपने दिमाग में दोहराता रहा। पहली कॉल पर उसके हाथ स्वीकार करें बटन दबाते समय कांप रहे थे। सुप्रभात, इनोवाटेक ग्राहक सेवा में आपका स्वागत है। मैं मोहन बोल रहा हूं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। दूसरी तरफ एक महिला ने बढ़े हुए बिल की शिकायत की। मोहन ने धैर्य से सुना, विवरण नोट किया। माची चाहूंगा मैडम, मैं पहले डेटा की जांच करूंगा, उसने धीरे से कहा। सिस्टम में कुछ मिनट खोजने के बाद उसे एक इनपुट त्रुटि मिली। उसने ईमानदारी से समझाया कि वास्तव में एक अतिरिक्त शुल्क था, लेकिन यह इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। उसने किश्तों का समाधान सुझाया और यह सुनिश्चित किया कि महिला समझ गई है। अरे बेटा, बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी धीरे धीरे समझाते हैं। महिला की आवाज नरम हो गई। भगवान तुम्हारा भला करे। मोहन स्तब्ध रह गया। वह मुस्कुराया, भले ही दूसरी तरह से कोई देख नहीं सकता था। आमीन मैडम, आपकी दुआओं के लिए धन्यवाद, उसने कहा। जब उसने होन रखा तो रोहन ने मुड़कर देखा। यार, तुमने एक ग्राहक से इतनी देर बात की, उसने टिप्पणी की। इससे हमारा टारगेट नीचे चला जाएगा। मां करना अभी आदत नहीं है, मोहन ने जवाब दिया। यहां बस तेन ही और बिक्री पूरी करना जरूरी है। तुमने बहुत ज्यादा समझाया, रोहन ने सिर हिलाते हुए कहा। मोहन सिर हिला सका। मॉनिटर पर कॉल संभालने के आंकड़े वास्तव में दिखा रहे थे कि वह दूसरों की तुलना में सबसे धीमा था, लेकिन एक दूसरे सिस्टम के कोने में वह बातचीत की रिकॉर्डिंग मोहन के नाम के साथ स्वचालित रूप से सहेज ली गई थी। दिन ब दिन वह और अधिक अभ्यस्त होता गया। उसने स्क्रिप्ट को अधिक मानवीय भाषा के साथ मिलाने का एक तरीका खोज लिया। वह कभी कभी उन ग्राहकों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता जो बीमार बच्चे या दिवालिया हुए व्यवसाय के बारे में बात साथी की करते। सहकर्मी उसकी इस आदत पर हंसते थे। यह कॉल सेंटर है, कोई सत्संग भवन नहीं, रोहन मजाक करता। मोहन हंस देता।
हालांकि दिल ही दिल में उसे यकीन था कि सिर्ज भगवान आपकी मदद करे कहने से बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो वह नहीं जानता था वह यह था कि ऊपरी मंजिल पर एक सिस्टम ग्राहक संतुष्टि को रिकॉर्ड कर रहा था और मोहन का नाम उन अधिकारियों में से एक के रूप में उभरने लगा था जिन्हें सबसे ज्यादा धन्यवाद के संदेश मिले थे। लेकिन कॉल सेंटर के कमरे की बड़ी स्क्रीन पर एक और आंकड़ा लगातार कम बना रहा, नए उत्पादों की बिक्री की संख्या। और यही आंकड़ा अनन्या अक्सर देखती थी। मोहन के काम शुरू करने के कुछ थों बाद कमरा एक नए उत्पाद के पोस्टरों से भर गया। इनोवा प्लस, सभी के लिए एक स्मार्ट वित्तीय समाधान। हर कोने में छोटे बैनर एक युवा परिवार की मुस्कान दिखा रहे थे जो बड़े बैलेंस वाले जोन पकड़े हुए थे। प्रशिक्षण कक्ष में सभी कॉल सेंटर कर्मचारी इकट्ठा हुए। विक्रम नाम का एक मार्केटिंग मैनेजर स्क्रीन के सामने खड़ा था जिस पर अंकों और डायग्राम से भरी स्लाइडें थीं। दोस्तों, यह इस साल का हमारा प्रमुख उत्पाद है, उसने उत्साह से कहा। अगर आप इनोवा प्लस पैकेज को ग्राहकों को बेचने में सफल होते हैं तो आपका कमीशन आसमान छू जाएगा। विक्रम ने फिर उत्पाद की विशेषताओं के बारे में बताया। कम ब्याज, आसान पहुंच, बोनस अंक। लेकिन अगली स्लाइड में एक छोटा सा हिस्सा था जिसमें लिखा था वार्षिक प्रशासनिक शुल्क, देरी पर जुर्माना और जटिल विशेष शर्तें। इस हिस्से को विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं है जब तक कि ग्राहक बहुत विशेष रूप से न पूछे, उसने लापरवाही से कहा। आपका ध्यान लाभ और प्रोमो पर होना चाहिए। मोहन ने धीरे धीरे हाथ उठाया। सर, अगर ग्राहक समझ न पाने की वजह से नहीं पूछता है तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम उसे पहले ही समझा दें? कई सिर उसकी ओर घूमे। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। अगर तुम सब कुछ समझाओगे तो लोग डर जाएंगे और सौदा रद्द कर देंगे। हमें नुकसान हो सकता है। हमारा काम पहले उन्हें यकीन दिलाना है। शर्तों के बारे में वेबसाइट पर जानकारी है, वे दुध जांच सकते हैं, विक्रम ने जवाब दिया। लेकिन हर कोई वेबसाइट पर विवरण पढ़ने का आदी नहीं होता सर। नास तौर पर बुजुर्ग ग्राहक मोहन ने अभी भी विनम्रता से कहा। कमरे का माहौल तनावपूर्ण हो गया। पीछे की मेज पर अनन्या बैठी देख रही थी, अपने हाथ बांधे हुए। वह प्रशिक्षण के बीच में शामिल हुई थी। मिस्टर मोहन, अनन्या की आवाज ने बीच में काटा, ठंडी। मैं यहां धर्म और अधर्म पर बहस करने के लिए नहीं हूं। यह एक कंपनी है, कोई आश्रम नहीं। तुम्हारा काम उस रणनीति का पालन करना है जो टीम ने बनाई है, समझे? मोहन ने अपना थूक निगला। जी मैडम। लेकिन उसके दिल के अंदर एक छोटी सी जंग शुरू हो गई। उसे लगा जैसे उसे आधा सच कहने के लिए कहा जा रहा है। सीधे तौर पर झूठ नहीं, लेकिन पूरी ईमानदारी भी नहीं। उस शाम इनोवा प्लस के लिए प्रचार कॉल शुरू हुई। उसके सहकर्मी उत्साहित थे। उनकी आवाजें बोनस और प्रोमो की पेशकश करते हुए गूंज रही थीं। स्क्रीन पर बिक्री के आंकड़े बढ़ने लगे। मोहन ने भी ग्राहकों के नंबरों पर एक एक करके जोन किया, दी गई स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए। इनोवा प्लस के साथ सर, आपको कम ब्याज और मुक्त मासिक प्रशासनिक शुल्क मिलेगा, उसने स्क्रिप्ट का पालन करते हुए कहा। हमेशा के लिए मुक्त भाई साहब? ग्राहक ने पूछा। मोहन ने नोट्स पर नजर डाली। एक कारी बड़ा वार्षिक शुल्क है। मासिक प्रशासनिक शुल्क मुक्त है सर, लेकिन साल के अंत में एक वार्षिक शुल्क लगाया जाएगा जिसकी राशि इतनी है। अगर आप चाहें तो मैं विस्तार से समझा सकता हूं, उसने अपने हुद के वाक्य जोड़ते हुए कहा। पूरी जानकारी सुनने के बाद कई ग्राहक पीछे हट गए। मोहन ने एक साथ सांस छोड़ी और राहत महसूस की, क्योंकि उसने धोखा देने का एहसास नहीं छोड़ा था। बगल की मेज पर रोहन ने उसे छेड़ा। तुम बेचने आए हो या भगवान के वकील बनने? अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम सबसे पहले जख्म हो जाओगे। बड़ी स्क्रीन पर रोहन का नाम तेजी से ऊपर चढ़ गया, जबकि मोहन के नाम के आगे का आंकड़ा बहुत पीछे रह गया। अनन्या दूसरे कमरे के कांच से देख रही थी। उसके होंठ सख्त हो गए। लगता है हम जान गए हैं कि कौन कंपनी की संस्कृति के साथ फिट नहीं बैठता, उसने विक्रम से टिप्पणी की। विक्रम ने सिर हिलाया। वह अच्छा इंसान है मैडम, लेकिन बहुत सीधा है। उसे निर्देशित करना मुश्किल है। अनन्या ने अपनी ठोड़ी को छुआ। अगर उसे निर्देशित नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब है कि उसे बनाए नहीं रखा जा सकता। अपनी छोटी सी मेज पर मोहन ने एक कॉल को इन शब्दों के साथ समाप्त किया। ईश्वर आपका काम आसान करे सर। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके द्वारा बोला गया हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था।
उस समय का इंतजार कर रहा था जब उसे इस कॉल सेंटर से कहीं बड़े कमरे में चलाया जाएगा। इनोवा प्लस के लॉन्च के बाद से कॉल सेंटर का माहौल बदल गया। पहले हर कॉल के बाद कर्मचारी सिर्फ चुपचाप रिपोर्ट टाइप करते थे। अब हर बिक्री का आंकड़ा बढ़ने पर वे छोटी छोटी जुशियां मनाते थे। सबसे ज्यादा बार रोहन का नाम लिया जाता था। उसके बाद कुछ पुराने कर्मचारी। बड़ी स्क्रीन पर इनोवा प्लस रूपांतरण कॉलम प्रत्येक कर्मचारी का प्रतिशत दिखाता था। रोहन का नाम लगभग एक 100% के आंकड़े के साथ चमकदार हरे रंग में था। मोहन का नाम नीचे की पंक्ति में एक दयनीय आंकड़े के साथ दिखाई दे रहा था। मोहन, देखो, तुम्हारा नाम किसी फेल हुए छात्र के नंबर जैसा लग रहा है। रोहन ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए मजाक किया। मोहन बेमन से मुस्कुराया। धीरे धीरे, रोहन, जरूरी यह है कि कोई गलत जानकारी न दी जाए। अगर बहुत धीरे चलोगे तो दूसरे लोग वेतन वृद्धि में आगे निकल जाएंगे। रोहन ने आधा मजाक और आधा गंभीरता से कहा। मोहन अपनी कुर्सी पर वापस आ गया। अगली कॉल आई। एक अधेड़ उम्र के सज्जन ने इनोवा प्लस के उस प्रोमो के बारे में पूछा जो उन्होंने एक ब्रोशर में देखा था। मोहन ने स्क्रिप्ट में लिखे लाभों के बारे में बताया। जब वह शुल्कों वाले हिस्से पर पहुंचा तो वह एक पल के लिए रुका। ब्रोशर में तो यह नहीं लिखा था, भाई साहब, उस सज्जन ने बीच में टोका। सही कह रहे हैं सर, मोहन ने स्वीकार किया, लेकिन नियमों और शर्तों में लिखा है कि इतना वार्षिक शुल्क है। मुझे चिंता है कि अगर आपको शुरू से पता नहीं होगा तो बाद में आपको आश्चर्य होगा। वह सज्जन चुप हो गए। तो फिर मैं सोचकर बताता हूं, धन्यवाद तुम्हारी ईमानदारी के लिए। कॉल कट गई। मोहन के स्क्रीन के कोने में बिक्री का आंकड़ा फिर से नहीं बढ़ा। उसने एक सांस ली, लक्ष्य के प्रति अपराध बोध को दूर करने की कोशिश की और साथ ही इस बात का शुक्र मनाया कि उसने कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छिपाई। शाम होने तक सुपरवाइजर ने दैनिक रिपोर्ट एकत्र की। अनन्या की मेज पर वे आंकड़े एक स्पष्ट ग्राम में बदल गए। एक को छोड़कर सब आगे बढ़ रहे हैं, उसने बुदबुदाया। सामने की मेज पर बैठे वर्मा जी ने देखा। यह 3 हिस्सों का डेटा है। अनन्या ने सिर हिलाया। वह लगातार नीचे है, कभी भी न्यूनतम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें नुकसान होगा। आंकड़ों के मामले में नुकसान, वर्मा जी ने धीरे से सुधारा। लेकिन मैंने सुना है कि मोहन द्वारा संभाले गए ग्राहकों से शिकायतों का स्तर बहुत कम है। कंपनी तारीफ से नहीं चलती सर, कंपनी बिक्री से चलती है, अनन्या ने जवाब दिया। वर्मा जी ने एक और ग्राफ देखा जो ग्राहक विश्वास के स्तर को दर्शाता था। वह जानते थे कि इन आंकड़ों को बिक्री ग्राफ जितनी अहमियत नहीं दी जाती थी, हालांकि वे उतने ही महत्वपूर्ण थे। इस बीच मोहन ने उस दिन की आयरी कॉल पूरी की। एक बुजुर्ग महिला अपने पोते के स्कूल में दाखिले के लिए इनोवा प्लस लेना चाहती थी। मोहन की पूरी जानकारी सुनने के बाद उस महिला ने ऐसला टाल दिया। तो फिर मैं अपने पैसे अभी बचाकर रखती हूं बेटा, शायद भगवान ने इस रास्ते से अभी इजाजत नहीं दी है, उस महिला ने होन के दूसरे छोर से कहा। मोहन थोड़ा मुस्कुराया। उम्मीद है भगवान आपके लिए कोई और बेहतर रास्ता खोलेगा अम्मा। जब उसने बॉन्ड रखा तो रोहन पास आया। अगर तुमने चतुराई से समझाया होता तो वह महिला जरूर पैकेज ले लेती, कमीशन भी अच्छा सा था, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर वह वार्षिक शुल्क नहीं दे पाती तो दिलहत किसे होती, मोहन ने पूछा। नियम और शर्तें तो हैं ही, हस्ताक्षर का मतलब है सहमति, रोहन ने लापरवाही से जवाब दिया। मोहन ने और बहस नहीं की। उसने सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन को देखा जो कॉलों की सूची दिखा रही थी, फिर दाहिने कोने में घड़ी को देखा। घर जाने का समय लगभग हो गया था, लेकिन उसकी छाती पर गिरते हुए आंकड़े ओवर टाइम से ज्यादा भारी लग रहे थे। कमरे के शीशे में उसका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। उस प्रतिबिंब के पीछे अनन्या अपने हाथ बांधे खड़ी थी, स्कोरबोर्ड की ओर देख रही थी। उसकी नजर आयरी पंक्ति पर रुक गई जहां लिखा था मोहन शर्मा। शुक्रवार को सभी कर्मचारियों को 11वीं मंजिल के बड़े मीटिंग रूम में बुलाया गया। कमरे के बीच में प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एक स्लाइड थी जिसका शीर्षक था इस तिमाही के प्रदर्शन का मूल्यांकन। मोहन पीछे की पंक्ति में अपनी नोटबुक पकड़े हुए बैठा था। अनन्या गहरे भूरे रंग के ब्लेजर में सामने खड़ी थी। उसके बाल करीने से जूहे में बंधे थे। उसकी आवाज लाउडस्पीकर के माध्यम से सांझ सुनाई दे रही थी। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर इनोवा प्लस की बिक्री में 30% की वृद्धि हुई है।
लेकिन हमें उन कमजोरियों को भी ईमानदारी से देखना होगा जो विकास को रोक रही हैं, उसने कहा। उसने स्लाइड बदली। बार ग्रांच के साथ कर्मचारियों के नामों की एक तालिका दिखाई दी। ज्यादातर बार हरे रंग के थे, सिर्ज एक लाल रंग का था जो सबसे अलग दिख रहा था। यह ग्रांज प्रत्येक कॉल सेंटर कर्मचारी के बिक्री प्रदर्शन को दर्शाता है, अनन्या ने जारी रखा। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग सभी ने एक नाम को छोड़कर लक्ष्य हासिल किया है या उससे आगे निकल गए हैं। मीटिंग रूम अचानक नामोश हो गया। सभी सिर धीरे धीरे उस नाम को खोजने लगे। स्क्रीन पर सा लिखा था, मोहन शर्मा, लक्ष्य का 35%। मोहन, कृपया खड़े हो जाओ, अनन्या ने कहा। मोहन को लगा जैसे उसका दिल पेट में उतर गया है। वह उन कुर्सियों के बीच खचा हो गया जो अचानक बहुत ऊंची लगने लगी थीं। क्या तुम अपने दोस्तों के सामने समझा सकते हो कि तुम्हारा आंकड़ा सबसे कम क्यों है? अनन्या ने पूछा। मोहन ने थूक निगला। शायद मैं अभी भी स्क्रिप्ट का पालन करने में धीमा हूं मैडम। मैं अक्सर शुल्कों का विवरण समझाता हूं, जिससे कुछ ग्राहक टेस्ला टाल देते हैं। मुझे लगा कि उन्हें पूरी जानकारी जानने का है। कुछ लोग धीरे धीरे हंसे। एक कर्मचारी ने फुसफुसाया, गुरुकुल का लड़का, बहुत ज्यादा ईमानदार। वह फुसफुसाहट इतनी धीमी नहीं थी कि सुनाई न दे। अनन्या ने मेज पर अपना पेन पटका। इस कंपनी में हमने स्क्रिप्ट को बहुत सोच समझकर तैयार किया है। तुम्हारा काम उसका पालन करना है, उसे अपनी मर्जी से बदलना नहीं। अगर हर कोई उन विवरणों को समझाएगा जो ग्राहकों को पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं, तो कंपनी कैसे चलेगी? मोहन ने एक सांस ली। मैं बिक्री के महत्व को समझता हूं मैडम, लेकिन अगर ग्राहक ठगा हुआ महसूस करता है तो क्या यह कंपनी की प्रतिष्ठा को भी चोट नहीं पहुंचाएगा? तुम हमें काम करना सिखा रहे हो? अनन्या की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। नहीं मैडम, मुझे बस चिंता है। मोहन, अनन्या ने बीच में टोका। उसकी नजरें तीखी थीं। दुनिया इतनी सीधी सादी नहीं है। अगर तुम यहां टिकना चाहते हो तो तुम्हें अपनी गुरुकुल वाली पुरानी और संकीर्ण सोच से बाहर निकलना सीखना होगा। हमें कॉल सेंटर में उपदेश देने वालों की जरूरत नहीं है। हमें पेशेवर कर्मचारियों की जरूरत है जो लक्ष्य का पीछा कर सकें। यह वाक्य एक ठंडे चाकू की तरह लगा। कुछ लोगों ने सिर झुका लिया। उन्हें अच्छा नहीं लगा। रोहन ने अपने होंठ काट लिए, यह जानते हुए कि उसके नए दोस्त को सबके सामने हिलील किया गया है। कमरे के कोने में बैठे वर्मा जी ने धीरे धीरे हाथ उठाया। अनन्या मैडम, शायद समझाने का कोई और तरीका हो सकता है। नए लड़के को तालमेल बिठाने में समय लगता है। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। यही सही समय है एक स्पष्ट सीमा तय करने का। सर, 3 महीने की परिवीक्षा अवधि कोई छोटा समय नहीं है। हमें यह तय करना होगा कि कौन हमारी संस्कृति के साथ वास्तव में मेल खाता है। मोहन ने अपनी नजरें अपने जूतों के सिरे पर टिका दी। उसके दिमाग में गांव में अपनी मां का चेहरा घूम गया, उस गुरुजी का चेहरा जिन्होंने उसे दुआओं के साथ विदा किया था। धर्मशाला के उन बच्चों के चेहरे जो सुश होते थे जब वह उन्हें एक बड़ी कंपनी में काम करने के बारे में बताता था। तुम बैठ सकते हो, अनन्या ने आजिरकार कहा। मोहन धीरे से सिर हिलाकर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। मीटिंग सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों के लिए बोनस और पुरस्कारों की योजनाओं की चर्चा के साथ आगे बढ़ी। नाम पुकारे गए, तालियां बजीं, लेकिन मोहन के कानों में उन तालियों की आवाज बहुत दूर से आती हुई लग रही थी। जब मीटिंग खत्म हुई तो लोग बातें करते हुए बाहर निकले। किसी ने संक्षेप में उसके कंधे पर थपकी दी, किसी ने न देखने का नाटक किया। रोहन पास आया। मोहन, सब्र रखना यार, उसने धीरे से कहा। मोहन कमजोरी से मुस्कुराया। कोई बात नहीं रोहन, शायद भगवान आंकड़ों की परीक्षा ले रहे हैं। जब वह कमरे से बाहर निकला तो अनन्या दरवाजे के पास खड़ी विक्रम से बात कर रही थी। जब मोहन गुजरा तो वे अपने आप बात करना बंद कर गए। अनन्या की नौरें सपाट थीं, जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति को देख रही हो जो कंपनी के दरवाजे से आधा बाहर जा चुका हो। काम खत्म होने का समय लगभग आ गया था जब अनन्या का एक संदेश मोहन के फोन पर आया। सामने वाले कैफे में आओ, अभी हमें बात करनी है। अनन्या, मोहन ने 2 बार पढ़ा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसने गलत नहीं देखा है। जिस कैफे का जिक्र था वह जगह थी जहां कर्मचारी अक्सर घूमते थे। उसकी जेब के हिसाब से हीमतें काची यादा थीं, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। अंदर धीमी संगीत बज रही थी। धीमी रोशनी कमरे को आरामदायक बना रही थी। खिड़की के पास एक कोने में अनन्या पहले से ही अपने काले ब्लेजर में बैठी थी। एक लंबे दिन के बावजूद उसका मेकअप एकदम सही लग रहा था।
मेज पर 2 मीठे पेय और सैंडविच वाला एक कागज का डिब्बा था। मोहन थोड़ा झिझकते हुए पास आया। माम करना, आपको इंतजार करना पड़ा मैडम। बैठो। अनन्या ने अपने सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया। मोहन बैठ गया, अपना थैला कुर्सी के बगल में रख दिया। उसके हाथ ठंडे महसूस हो रहे थे। अनन्या अपने गिलास में स्ट्रॉ घुमा रही थी, जैसे शब्दों को तौल रही हो। तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? उसने बिना किसी भूमिका के पूछा। शायद मेरे काम के प्रदर्शन की वजह से, मैडम, मोहन ने सावधानी से जवाब दिया। अनन्या ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें कई मौके दिए, लेकिन तुम अभी भी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हो। तुम्हारी बिक्री सबसे कम है और तुम्हारा बहाना हमेशा एक ही होता है, तुम ग्राहकों से जानकारी नहीं छिपा सकते। मोहन ने धीरे से सिर हिलाया। अगर इससे कंपनी को दिलवत हो रही है तो मैं माफी चाहता हूं मैडम। कंपनी सिर जमाड़ी से नहीं चलती, अनन्या ने बीच में टोका। उसने अपने बैग से एक भूरा बोल्डर निकाला और उसे मेज पर रख दिया। यह एक आधिकारिक चेतावनी पत्र है, इसे पढ़ो। मोहन ने बोल्डर खोला। उसमें प्रक्रिया के उल्लंघन, लक्ष्य हासिल करने में असमर्थता और बिक्री रणनीति का समर्थन न करने वाले रवैये के बारे में लिखा था। हर वाक्य उसके चेहरे पर एक तमाचा जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने अंत तक पढ़ा, एक भी शब्द छोड़ने की कोशिश नहीं की। अगर 2 हफ्तों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो तुम्हारी परिवीक्षा अवधि शायद आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, अनन्या ने समझाया। मोहन ने धीरे से होल्डर बंद कर दिया। क्या आंकड़ों के अलावा कोई अच्छी चीज नहीं है जिसे मैं सुधार सकता हूं मैडम? मैं ग्राहकों को सबसे अच्छी सेवा देने की कोशिश करता हूं। यह एक कंपनी है मोहन, कोई सामाजिक संस्था नहीं, अनन्या ने धीरे लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन अच्छाई हमेशा कंपनी की जरूरतों के साथ मेल नहीं खाती। मोहन ने अपने सामने रखे पेय के गिलास को देखा। बर्ज पिघलने लगी थी, मेज पर एक गीला गोला बना रही थी। अगर मैं सच कहूं, उसने हिम्मत करके कहा, मुझे डर है कि अगर मैं बिना शुल्कों को समझाए पूरी तरह से स्क्रिप्ट का पालन करता हूं तो मुझे ईश्वर के सामने पछताना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बाद में मेरे कारण ठगा हुआ महसूस करे। अनन्या थोड़ा मुस्कुराई। तुम्हें पता है, बचपन से मुझे भी हर दिन ईश्वर शब्द सुनने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन जिंदगी आसान नहीं हुई। जिंदगी को जो चीज आसान बनाती है वह पैसा है, उपदेश नहीं। मोहन उस वाक्य में कड़वाहट सुनकर चौंक गया, लेकिन उसने और पूछने की हिम्मत नहीं की। संक्षेप में यह है, अनन्या ने जारी रखा, अगर तुम काम के घंटों में अपनी गुरुकुल वाली सोच को नहीं छोड़ सकते तो शायद तुम्हारी जगह यहां नहीं है। मोहन ने सिर झुका लिया। तो फिर मैं और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करूंगा मैडम। कमीशन के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरा होना कंपनी पर बोझ न बने। अनन्या ने एक सांस छोड़ी। अपना पे खत्म करो, जो पत्र अभी दिया है उसे घर ले जाओ, हस्ताक्षर करके कल वापस कर देना। मोहन ने सिर हिलाया। उसने गिलास उठाया, थोड़ा सा पिया। इसका स्वाद एक ही समय में मीठा और कड़वा था। खिड़की के बाहर शहर की बत्तियां जल चुकी थीं। लोग आ जा रहे थे। यह नहीं जानते थे कि उस कैफे के अंदर एक गुरुकुल का छात्र एक ऐसी दुनिया के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था जो उसकी ईमानदारी को एक बाधा के रूप में देखती थी। जब वह बाहर निकला, अनन्या अभी भी बैठी उसकी पीठ को देख रही थी। दिल के अंदर एक छोटी सी आवाज पूछ रही थी कि क्या वह बहुत ज्यादा सस्त हो गई है, लेकिन एक और आवाज जो कड़वे अनुभवों और महत्वाकांक्षा से बनी थी ने कहा कि वह सिर्फ अपना काम कर रही थी। 2 हफ्ते जल्दी और धीरे धीरे बीत गए। मोहन ने छुद को ढालने की कोशिश की, लेकिन जो सीमा उसने छुद के लिए तय की थी वह नहीं बदली। वह अभी भी ईमानदारी से शुल्क समझाता रहा, ग्राहकों को झुद पर बोर न देने की याद दिलाता रहा। मोहन ने धड़कते दिल से खोला। ईमेल का सार संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट था। कंपनी ने परिवीक्षा अवधि के बाद आपके कार्यकाल को जारी न रखने का फैसला किया है। कारण बिक्री मानकों को पूरा न करना और रणनीति के निर्देशों का लगातार पालन न करना। अंत में एक वाक्य था, हम आपके प्रयासों और सकारात्मक रवैये की सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको एक अधिक उपयुक्त जगह मिलेगी। मोहन ने धीरे धीरे स्क्रीन बंद कर दी। उसके चारों ओर का कमरा अभी भी व्यस्त था। जाने वाले व्यस्त बाता है। मोहन ने धीरे धीरे स्क्रीन बंद कर दी। घंटी बज रही थी। उसके सहकर्मी धीरे धीरे हंस रहे थे। रोहन ने मुड़कर देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मोहन,
तुम ठीक हो? उसने पूछा। मोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं रोहन, बस एक जरूरी ईमेल आया है। वह शौचालय जाने की इजाजत मांगकर खजा हो गया। वहां उसने आईने में अपना चेहरा देखा। वह टीका जिसे वह अब तक मेज की दराब में रखता था, उसने निकाला और एक पल के लिए उसे अपनी उंगली पर महसूस किया, जैसे उस छोटी सी चीन से तांत तलाश रहा हो। हे ईश्वर, अगर यह वह जगह नहीं है जिसे तुमने मेरे लिए चुना है, तो मुझे एक उदार दिल देना, उसने फुसफुसाया। दोपहर में उसे एचआरडी के कमरे में बुलाया गया। अनन्या एक प्रशासनिक कर्मचारी के साथ सपाट भाव से बैठी थी। मोहन, तुमने ईमेल पढ़ा? अनन्या ने पूछा। जी मैडम, उसने जवाब दिया। यह आधिकारिक पत्र है जिस पर तुम्हें हस्ताक्षर करने की जरूरत है। इसके बाद एक्सेस कार्ड वापस करने और अन्य कुछ प्रक्रियाएं हैं। अनन्या ने कागज को मोहन की ओर धकेलते हुए समझाया। मोहन ने ध्यान से पढ़ा। कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था। मूल्यांकन बैठक के बाद से उसने यह सब अनुमान लगा लिया था, लेकिन एक वाक्य था जिसने उसकी छाती को सिकोड़ दिया। जान की बात करे, कंपनी को ऐसे कर्मचारियों की जरूरत है जो व्यक्तिगत विचारों पर व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता दे सकें। उसने कलम उठाई। अब तक दिए गए अवसर के लिए धन्यवाद मैडम, उसने धीरे से कहा। अनन्या ने सिर हिलाया। उम्मीद है तुम्हें अपने मूल्यों के साथ अधिक उपयुक्त जगह मिलेगी। मोहन ने उस पत्र पर हस्ताक्षर किए। स्याही का हर स्ट्रोक उस छोटी सी उम्मीद को छोड़ने जैसा महसूस हुआ जिसे उसने अब तक गले लगाया था। सब कुछ खत्म होने के बाद वह हाथ में भूरा बोल्डर लिए एचआरडी के कमरे से बाहर निकला। अपनी मेज पर उसने अपनी छोटी छोटी चीजें पैक की। नोटबुक, पेन, प्रार्थना लिखी हुई एक कागज की पर्ची जिसे उसने मॉनिटर पर चिपकाया था। रोहन उदास चेहरे के साथ पास आया। सच में तुम्हें निकाल दिया गया? रोहन ने पूछा। मोहन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मेरी परिवीक्षा अवधि नहीं बढ़ाई गई। मां करना मोहन, मैं अक्सर हद से ज्यादा मजा कर देता था, रोहन ने कहा। कोई बात नहीं रोहन, तुम एक अच्छे दोस्त हो, मोहन ने जवाब दिया। उस शाम उसने अपना एक्सेस कार्ड गार्ड को सौंप दिया। इमारत से बाहर उसके कदम पहली बार अंदर आने से ज्यादा भारी महसूस हो रहे थे। इमारत के सामने उसने अपना सिर उठाया। उस कंपनी के लोगों को देखा जिसने कभी उसे गर्व महसूस कराया था। शायद भगवान मुझे कुछ ऐसा सिखाना चाहते थे जो गुरुकुल में नहीं सिखाया जा सकता, उसने सोचा। गांव में मोहन की मां को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ भगवान ही जानता था कि जब उसे यह बरेक कांपती हुई आवाब में होन पर मिलेगी तो उसका चेहरा कैसा होगा। जैसे ही मोहन इमारत से दूर जा रहा था, एक और तूफान ऊपरी मंजिल पर उमड़ रहा था। कानूनी विभाग को बड़े ग्राहकों से कई ईमेल मिले थे। संदेश का सार एक जैसा था। उन्हें इनोवा प्लस शुल्कों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली थी और अब वे एक ऐसे बोझ में फंस गए थे जिसे वे चुका नहीं सकते थे। एक ग्राहक ने सबूत के तौर पर जुद रिकॉर्ड की गई एक बातचीत संलग्न की थी। उसमें एक कॉल सेंटर कर्मचारी की आवाज सुनाई दे रही थी जो वार्षिक शुल्क का उल्लेख किए बिना लाभों पर जोर दे रहा था। रिकॉर्डिंग में ग्राहक की आवाज समय के साथ और अधिक हताश होती जा रही थी। कानूनी विभाग ने निदेशक मंडल को सूचना दी। सीईओ, जो अब तक विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, को सुनने के लिए अपना कार्यक्रम रोकना पड़ा। अगर यह मीडिया में लीक हो गया तो हम निवेशकों का विश्वास खो सकते हैं, एक निदेशक ने कहा। तुरंत आंतरिक रिकॉर्डिंग सिस्टम की जांच करो, इसी तरह के पैटर्न की तलाश करो, सीईओ ने आदेश दिया। तकनीकी टीम ने डेटा खोला। दर्जनों, यहां तक कि सैकड़ों रिकॉर्डिंग बारी बारी से चलाई गईं। कर्मचारियों की आवाजें एक जैसी लग रही थीं, उत्साह से बेचते हुए, मीठे शब्द डालते हुए और महत्वपूर्ण हिस्से को नजरअंदाज करते हुए। उन रिकॉर्डिंगों के बीच एक विश्लेषक एक अलग साइल पर रुका। सर, यह वाला कुछ अलग है, उसने कहा, फिर से बजाते हुए। उस कमरे में एक नरम आवाज गूंजी जो ग्राहक का अभिवादन कर रही थी, उत्पाद के बारे में बता रही थी और फिर शांति से वार्षिक शुल्क, जुर्माना और सख्त शर्तों का उल्लेख कर रही थी। जब ग्राहक ने शिकायत की तो उस आवाज ने प्रोमो का लालच देने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उसे बुद्ध पर जोर न देने की याद दिलाई। मुझे चिंता है कि आपको बाद में दिलखत होगी। सर, अगर आप निश्चित नहीं हैं तो बेहतर होगा कि आप फिर से विचार करें। सर, मैं नहीं चाहता कि आप ठगा हुआ महसूस करें।
यह वाक्य बहुत साथ सुनाई दे रहा था। सीईओ ने अपनी भौहें चढ़ाई। यह भी हमारा कर्मचारी है? विश्लेषक ने सिर हिलाया। जी सर, सिस्टम में नाम दिया गया है। उसने स्क्रीन पर डेटा का दृश्य बड़ा किया। रिकॉर्डिंग के नीचे लिखा था एजेंट का नाम मोहन शर्मा। उसी नाम वाली कई अन्य रिकॉर्डिंग भी चलाई गईं। पैटर्न एक जैसा था, ईमानदार, विस्तृत। कभी कभी ग्राहकों को उत्पाद लेने के इरादे से पीछे हटने पर मजबूर करना, लेकिन हमेशा एक छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त होना। वह एकमात्र व्यक्ति है जो लगातार सभी शुल्कों का उल्लेख करता है, एक निदेशक ने टिप्पणी की। सीईओ ने झुककर कई बातों पर विचार किया। इस कर्मचारी की वर्तमान स्थिति क्या है? विश्लेषक ने व्यक्तिगत डेटा खोला। यहां लिखा है 3 महीने की परिवीक्षा अवधि, लेकिन एचआरडी से एक हालिया नोट है। वह नोट धीरे धीरे पढ़ा गया। अनुबंध जारी न रखने का ऐसला। मुख्य कारण बिक्री रणनीति का समर्थन न करना और लक्ष्य हासिल न करना। सीईओ ने मेज पर थपथपाया। तो सबसे ईमानदार व्यक्ति को ही हमने निकाल दिया। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। एचआर प्रमुख को यहां बुलाओ, सीईओ ने आखिरकार आदेश दिया। दूसरे कमरे में अनन्या नए आवेदन देख रही थी जब निदेशक सचिवालय से भोन बजा। दूसरी तरह से आवाज़ संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट थी। सीईओ, आपको अभी मुख्य बैठक कक्ष में बुला रहे हैं। उसने अपना लैपटॉप बंद किया, अपना ब्लेजर ठीक किया। ऊपरी मंजिल पर जाते समय उसे नहीं पता था कि जिस मोहन को उसने अभी अभी निकाला था, उसका नाम अब बैठक कक्ष की बड़ी स्क्रीन पर इंतजार कर रहा था, जो बातचीत की दिशा बदलने के लिए तैयार था। सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित मुख्य बैठक कक्ष सामान्य बैठक कक्षों से अलग था। इसकी दीवारें शीशे की थीं, जो ऊंचाई से शहर का नजारा दिखाती थीं। एक लंबी चमकदार लकड़ी की मेज और आरामदायक कुर्सियां कतार में लगी थीं। अनन्या यहां बहुत कम आती थीं, सिवाय वार्षिक प्रस्तुतियों के। जैसे ही स्वचालित दरवाजा खुला, उसने सीईओ को मेज के सिरे पर बैठे देखा। उनके साथ कुछ निदेशक भी थे। बड़ी स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग सिस्टम का डिस्प्ले था। बैठिए अनन्या मैडम, सीईओ ने कहा। अनन्या बैठ गई, अपने भावों को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? सर, सीईओ ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने रिमोट का एक बटन दबाया। मोहन की आवाम की रिकॉर्डिंग फिर से बजने लगी। इस बार अनन्या के पास सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब मोहन की आवाम उन शुल्कों के बारे में बता रही थी जिन्हें उसके सहकर्मियों ने नजरअंदाज कर दिया था, तो अनन्या ने अपनी छाती में कुछ खटकते हुए महसूस किया। उसे प्रशिक्षण कक्ष में हुई स्क्रिप्ट पर बहस सान याद आ गई। यह मोहन शर्मा नाम के एक कर्मचारी की बातचीत के कुछ उदाहरण हैं, सीईओ ने कहा। जैसा कि आपने सुना, वह हमेशा ईमानदारी से सभी शुल्कों का उल्लेख करता है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कर्मचारी को क्यों नहीं रखा गया। अनन्या ने एक सांस ली। बिक्री के आंकड़ों के अनुसार, सर, मोहन वास्तव में बहुत पीछे था। उसने पूरी तरह से स्क्रिप्ट का पालन नहीं किया। मूल्यांकन बैठक में मैंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन कोई जांच बदलाव नहीं हुआ। क्या आपने कभी इस पर विचार किया कि हमारी स्क्रिप्ट में ही समस्या हो सकती है? सीईओ ने पूछा। उनकी आवाज शांत लेकिन तीखी थी। इस सवाल ने कमरे को खामोश कर दिया। एक निदेशक ने माहौल को हल्का करने की कोशिश में धीरे से खांसा। अनन्या ने स्क्रीन को देखा, फिर सीईओ को। मैंने सिर्फ उस नीति का पालन किया है जिस पर मार्केटिंग टीम ने सहमति जताई थी। सर, हमारा ध्यान बिक्री बढ़ाने पर था। सीईओ ने एक और रिकॉर्डिंग चलाई। इस बार एक अन्य कर्मचारी की बातचीत थी जो सिर्फ बोनस और प्रोमो पर जोर दे रहा था। कॉल के अंत में ग्राहक बिना ज्यादा सवाल पूछे बहुत जल्दी सहमत होता हुआ लग रहा था। हमें जो शिकायतें मिली हैं वे उन ग्राहकों से हैं जिन्हें इस तरह से संभाला गया था, सीईओ ने समझाया। वे दावा करते हैं कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई, जबकि मोहन द्वारा संभाले गए ग्राहकों ने कोई शिकायत नहीं की, यहां तक कि कुछ ने तारीफ भी की। उसने रिकॉर्डिंग रोक दी, सीधे अनन्या की आंखों में देखते हुए। पिछले कुछ दिनों में आंतरिक रिपोर्टों में मोहन का नाम कई बार आया है, किसी समस्या के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह एकमात्र व्यक्ति था जो पारदर्शिता के उस सिद्धांत का पालन करता था जिसका हमें सम्मान करना चाहिए था। लेकिन उसे निकाल दिया गया। वह आखिरी शब्द सुनकर अनन्या ने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ी। अनुबंध समाप्ति का फैसला मैंने ही किया था सर, बिक्री के आंकड़ों और रणनीति के साथ असंगतता के आधार पर। मैं समझता हूं, सीईओ ने कहा, लेकिन कंपनी के प्रमुख के रूप में
मैं आंखें बंद नहीं कर सकता जब ऐसा व्यक्ति ही हमें बड़े कानूनी मुकदमों से बचाता है। वह झुक गए। मैं मोहन से मिलना चाहता हूं अभी। अनन्या चौंक गई। अभी सर? उसने अपना एक्सेस कार्ड सौंप दिया है और शायद इमारत से बाहर भी चला गया होगा। उसे ढूंढो, ऑन करो, जरूरत पड़े तो उसे ले आओ। सीईओ ने बिना किसी झिझक के आदेश दिया। अनन्या ने सिर हिलाया, खही हो गई। फोन उठाते समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। कमरे से बाहर निकलते समय उसने उस स्क्रीन को देखा जिस पर मोहन का नाम था। उसके उपलब्धि के आंकड़े वास्तव में कम थे, लेकिन उन आंकड़ों के बगल में अब उसने एक और कॉलम भी देखा जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया था। शिकायतों की संख्या 0, तारीखों की संख्या उच्चतम। लिफ्ट में अनन्या ने मोहन का नंबर डायल किया। वह कनेक्शन जोड़ने का इंतजार कर रही थी, अपनी छाती में कुछ ऐसा दबाए हुए जिसे वह अभी पूरी तरह से पहचान नहीं पाई थी। यह सिर्फ घबराहट नहीं थी, न ही सिर्फ डांट का डर। एक तरह का अपराध बोध था जो अचानक बढ़ गया था, भले ही उसने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया था। इमारत के बाहर मोहन फुटपाथ के पास एक कंक्रीट की बेंच पर बैठा था। अपनी गोद में रखे भूरे बोल्डर को देख रहा था। शाम की हवा वाहनों और फेरी वालों की आवाज ला रही थी। उसने अभी अभी धीरे से प्रार्थना की थी, यह मांगते हुए कि उसकी मां का दिल बाद में गब्बर सुनकर शांत रहे। उसका हाउन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक ऐसा नाम दिखा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, अनन्या सिंह। मोहन ने भौहें सिकोड़ी उठाने में झिझक रहा था, लेकिन उसने हरा बटन दबा ही दिया। नमस्ते मैडम, उसने धीरे से अभिवादन किया। नमस्ते। अनन्या की आवाज अलग लग रही थी, एक तरह की जल्दबाजी थी। मोहन, तुम अभी भी दफ्तर के आसपास हो? जी मैडम, मैं अभी अभी इमारत से बाहर निकला हूं, मोहन ने ईमानदारी से जवाब दिया। अभी मत जाओ, लॉबी में वापस आओ अभी। सीईओ तुमसे मिलना चाहते हैं, अनन्या ने कहा। मोहन सन्न रह गया। सीईओ मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ, यह जरूरी है, कृपया तुरंत ऊपर आ जाओ। विजिटर कार्ड का उपयोग करो, कहो कि तुम्हारा इंतजार हो रहा है, अनन्या ने कहा। इससे पहले कि मोहन कुछ पूछ पाता, कनेक्शन कट गया। उसने कुछ सेकंड के लिए अपने होन को देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सपना नहीं देख रहा है। उसके हाथ में भूरा होल्डर एक ही समय में भारी और हल्का महसूस हुआ। वह खसा हुआ, एक लंबी सांस ली। शायद यह आज़िरी प्रशासनिक काम है, उसने यथार्थवादी होने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। दूसरी तरफ अनन्या तेजी से लॉबी की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने मोहन को रिसेप्शनिस्ट के पास अजीब तरह से खड़ा देखा, अभी भी होल्डर पकड़े हुए। मोहन, उसने पुकारा। मोहन ने मुड़कर देखा। जी मैडम, मेरे साथ आओ, अनन्या ने कहा। उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा नरम थी। लिफ्ट में दोनों बिना यादा कुछ कहे एक दूसरे के बगल में खाए थे। मोहन ने मंजिल के आंकड़ों को ऊपर जाते हुए देखा। शिखर के करीब। वह उस मंजिल पर कभी नहीं गया था। उसके हाथ अनजाने में उसके छोटे थैले में रखे हुए एक पवित्र धागे को छू रहे थे। मैडम, अगर मैं पूछ सकता हूं, सीईओ मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? उसने हिम्मत करके पूछा। अनन्या ने एक सांस छोड़ी। वह सीधे तुमसे सुनना चाहते हैं कि तुमने इनोवा प्लस उत्पाद बेचते समय अलग तरीका क्यों अपनाया। मोहन चुप हो गया। क्या मैंने अपनी जानकारी से भी बड़ी कोई गलती की है मैडम? उसकी आवाज धीमी थी। अनन्या ने उसे एक नजर देखा। पहली बार उसने उस युवक की आंखों को पेशेवर चश्मे के बिना करीब से देखा। शांत लेकिन थकी हुई आंखें। तुम मुझे सुनोगे? उसने संक्षेप में जवाब दिया। लिफ्ट का दरवाजा उस मंजिल पर खुला जिसे उसने सिर्ज भरती ब्रोशर में देखा था। प्रबंधन मंजिल, मोटे कालीन, शीशे की दीवारें, शांत वातावरण। अनन्या मोहन को मुख्य बैठक कक्ष की ओर ले गई। दरवाजे के सामने वह रुकी। अंदर जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मोहन ने सिर हिलाया, थैले के अंदर पवित्र धागे को छुआ और फिर अंदर कदम रखा। उसे नहीं पता था कि जिस कमरे में वह प्रवेश करने वाला था वह आंकड़ों से किसी को आंकने की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां उसकी आवाज, जिसे अब तक धीमा माना जाता था, इस बात के सबूत के तौर पर चलाई जा रही थी कि ईमानदारी की अभी भी कीमत है। जैसे ही मोहन अंदर गया, उसे कमरे का माहौल अलग महसूस हुआ। कोई भोन की आवाज नहीं, कोई बिक्री के आंकड़ों से भरी स्क्रीन नहीं, सिर्फ एक लंबी मेज, कुछ महत्वपूर्ण लोग और दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन। सीईओ अपनी कुर्सी से खाए हुए एक दोस्ताना मुस्कान के साथ स्वागत किया, जिसकी मोहन ने कभी कल्पना नहीं की थी।
नमस्ते मोहन, उन्होंने कहा। बैठो। मोहन ने विनम्रता से सिर झुकाया। नमस्ते सर, मुझे यहां आने की इजाजत देने के लिए धन्यवाद। अनन्या थोड़ा पीछे बैठ गई, कमरे के एक तराज। उसका चेहरा नियंत्रित था, लेकिन उसकी आंखें घबराहट नहीं छिपा सकती थीं। तुम्हारा पूरा नाम मोहन शर्मा है ना? सीईओ ने पूछा। जी सर, मोहन ने जवाब दिया। सीईओ ने रिमोट दबाया। वही रिकॉर्डिंग जो पहले चलाई गई थी फिर से सुनाई दी। मोहन अपनी ही आवाज़ को इतने भव्य कमरे में गूंजते हुए सुनकर चौंक गया। यह इनोवा प्लस के एक ग्राहक के साथ तुम्हारी बातचीत है, सीईओ ने समझाया। हमने तुम्हारी कई रिकॉर्डिंग सुनी है। तुम हमेशा पूरे शुल्कों को समझाते हो और ग्राहकों को सावधान रहने की याद दिलाते हो। मोहन को लगा कि उसके गाल गर्म हो गए हैं। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा सर, उसने कहा। तुमने यह तरीका क्यों चुना जबकि दी गई स्क्रिप्ट अलग थी? सीईओ ने पूछा। मोहन ने एक गहरी सांस ली। बचपन से सर, मुझे सिखाया गया है कि हर शब्द का हिसाब ईश्वर को देना होगा। अगर मैं जानबूझकर ऐसी जानकारी छिपाता हूं जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो मुझे डर है कि बाद में सिर्फ ग्राहक ही नहीं बल्कि अंतिम दिन ईश्वर भी मुझसे सवाल करेंगे। कमरा खामोश हो गया। निदेशक एक दूसरे को संक्षेप में देखने लगे। क्या तुम्हें अपने रवैये के परिणामों का पता था? तुम्हारी बिक्री कम थी और आखिरकार तुम्हारा अनुबंध नवीनीकृत नहीं किया गया, सीईओ ने याद दिलाया। मोहन ने सिर हिलाया। मुझे पता था सर, मैं इस वजह से दुखी था, जीसा तौर पर, क्योंकि मैं गांव में अपनी मां की मदद नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ज्यादा डर इस बात का था कि एक दिन कोई ग्राहक गुस्से में आकर कहेगा कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। सीईओ ने उसे देर तक देखा। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखों में कुछ था, एक तरह की थकान जो अब तक महंगे सूट और अंतहीन बैठकों के पीछे छिपी हुई थी। पिछले कुछ दिनों में हमें उन ग्राहकों से कई शिकायतें मिली हैं जिन्हें ठगा हुआ महसूस हुआ, सीईओ ने कहा। उन्होंने सबूत के तौर पर बातचीत की रिकॉर्डिंग रखी है, लेकिन उन सबके बीच तुम्हारी रिकॉर्डिंग ही एकमात्र ऐसी है जो असल में कंपनी की रक्षा करती है। मोहन चौंक गया। रक्षा करती है सर? जिन ग्राहकों को तुमने आगाह किया उन्होंने कंपनी को दोष नहीं दिया। उन्होंने मोहन नाम के एक कर्मचारी को धन्यवाद लिखा जिसने उन्हें जल्दबाजी के ऐसले से बचाया। अगर यह मामला अदालत तक जाता तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग इस बात का सबूत हो सकती थी कि कंपनी के पास एक ऐसा सिस्टम है जो कर्मचारियों को सब कुछ सच सच बताने की इजाजत देता है, सीईओ ने समझाया। मोहन ने सिर झुका लिया। उसका दिल धोर धोर से धड़क रहा था। उसकी कल्पना में वह अभी भी एक छात्र था जो धर्मशाला के बरामदे में बैठा था, अमानत के महत्व पर पाठ दोहरा रहा था। दूसरे शब्दों में सीईओ ने जारी रखा, तुम्हारी ईमानदारी जिसे बिक्री में बाधा माना गया वही हमारी रक्षक बन गई। अनन्या अपनी कुर्सी पर थूक निकल गई। यह वाक्य उसके अहंकार पर किसी भी डांट से ज्यादा होर से लगा। सीईओ ने अपने सामने के कागजात ठीक किए। मोहन, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हम तुम्हें यहां वापस काम करने का प्रस्ताव दें, लेकिन कॉल सेंटर में नहीं बल्कि एक ऐसे पद पर जिसका काम यह सुनिश्चित करना हो कि हमारे उत्पाद और संचार ईमानदार हों, तो क्या तुम चाहोगे? मोहन स्तब्ध रह गया। मुझे नहीं पता कि मैं इसके लायक हूं या नहीं सर, उसने धीरे से कहा। ठीक इसीलिए कि तुम ऐसा महसूस करते हो, तुम उन कई लोगों से ज्यादा लायक हो जो खुद पर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। सीईओ थोड़ा मुस्कुराए। मैं एक विशेष इकाई बनाना चाहता हूं जो नैतिकता और अनुपालन की निगरानी करे। मैं चाहता हूं कि तुम उसमें रहो। मोहन ने अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियों पर अभी भी उस अनुबंध समाप्ति पत्र की स्याही के निशान थे। उसने अपनी मां के बारे में सोचा। गुरुकुल, छोटा मंदिर, अगर मुझे स्वीकार किया जाता है सर, तो क्या मुझे उन सिद्धांतों को बनाए रखने की इजाजत होगी जिन्हें मैं अब तक मानता आया हूं? मोहन ने पूछा। अगर तुम उन सिद्धांतों के साथ विश्वासघात करते हो तो इस इकाई का कोई जायदा नहीं होगा, सीईओ ने जवाब दिया। कमरे के कोने में अनन्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने करियर में पहली बार उसने किसी को आंकड़ों की चालाकी से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज के साथ समझौता करने से इनकार करने के कारण ऊपर उठते देखा। औपचारिक बैठक समाप्त होने के बाद निदेशक और कानूनी टीम एक एक करके चले गए। सीईओ अभी भी मोहन के साथ थोड़ी देर बात कर रहे थे, उसके नए काम की रूपरेखा समझा रहे थे। उसका संबंध सीधे सीईओ के अधीन होगा, न कि मार्केटिंग या एचआर विभाग के।
अनन्या बैठक कक्ष के बाहर इंतजार कर रही थी, रश को घूर रही थी। जब दरवाजा खुला तो मोहन भ्रम और राहत के मिले जुले भाव के साथ बाहर निकला। सीईओ ने जाने से पहले उसके कंधे पर थपकी दी। अनन्या। सीईओ ने दरवाजे की दहलीज पर एक पल के लिए पुकारा, बाद में मोहन के सभी प्रशासनिक काम में मदद कर देना। मान लो कि हम सब ने इस घटना से कुछ सीखा है। अनन्या ने सिर हिलाया। जी सर। जैसे ही सीईओ गए, गलियारा फिर से शांत हो गया। मोहन और अनन्या पहली बार बिना किसी दफ्तर की मेज के आमने सामने खाए थे। बधाई हो मोहन, अनन्या ने कहा। तुम उन कई लोगों से आधिकारिक तौर पर ऊंचे पद पर हो जिन्होंने कभी तुम पर हंसा था। मोहन ने तेजी से सिर हिलाया। ऐसा मत कहिए मैडम, मुझे अभी भी बहुत कुछ नहीं पता। मुझे यह भी यकीन नहीं है कि मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा। अनन्या ने एक सांस छोड़ी। ठीक यही बात है जो हमें तुम पर विश्वास दिलाती है। वे एक साथ लिफ्ट की ओर चले। उस धीरे धीरे नीचे जाते हुए धातु के बक्से में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छाई रही। फिर अनन्या ने आवाज दी, तुम मुझसे नजरत करते होगे, उसने बिना देखे कहा। मोहन मुड़ा, हैरान। नहीं मैडम, मैं सिर निकाले जाने पर दुखी था, लेकिन मैं जानता हूं कि आप अपना काम कर रही थीं। अनन्या कड़वाहट से हंसी। कभी कभी मुझे तुद यकीन नहीं होता कि मैं अपना काम कर रही हूं या सिर्फ उस डर को बचा रही हूं जिसे मैं लंबे समय से अपने साथ लेकर चल रही हूं। लिफ्ट प्रबंधन के लोर पर रुकी। अनन्या ने इशारा किया कि वे पहले गलियारे के अंत में एक छोटी सी बालकनी पर उतरें, एक धूम्रपान मुक्त क्षेत्र जहां लोग कम ही आते थे। वहां शहर की हवा ने उनका स्वागत किया। दूसरी इमारतों की बत्तियां एक एक करके जलने लगी थीं। अनन्या शीशे की रेलिंग पर झुक गई, दूर तक देख रही थी। तुमने बैठक कक्ष में कहा था कि तुम्हें ईश्वर को निराश करने का डर है, उसने कहा। मैंने बहुत समय से किसी से नहीं डरा, सिवाय अपने बचपन की परछाई के। मोहन चुप रहा, उसे अपनी बात कहने का मौका दे रहा था। मेरे पिता एक पुजारी थे, अनन्या ने जारी रखा। सख्त, बहुत सख्त। श्लोकों में एक छोटी सी गलती की सहा शारीरिक दंड से मिलती थी। ईश्वर शब्द हमेशा दर्द की भावना के साथ आता था। जब तक मैं बड़ी हुई, मैंने माना कि गुरुकुल और धार्मिक ईमानदारी का नाम लेने वाली हर चीज से दबाव डालने का एक मुखौटा है। मोहन ने सिर झुका लिया। वह एक छोटी लड़की की कल्पना कर सकता था जिसके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। शायद इसीलिए मुझे गुरुकुल की पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति से इतनी एलर्जी होती है। मुझे डर लगता है कि वे मेरे पिता के रवैये को दोहराएंगे, सिर्फ एक अलग रूप में, उसने धीरे से कहा। हवा एक पल के लिए खामोशी ले आई। मोहन ने अपने जवाब के बारे में सोचा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह उपदेशात्मक न लगे। मैडम, उसने धीरे से कहा, अगर मेरी उपस्थिति ने आपको किसी दर्दनाक बात की याद दिलाई तो मैं मां ही चाहता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने कभी भी शिक्षाओं के माध्यम से चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया। जो चोट पहुंचाता है वह कुछ मनुष्यों का इसे समझने और इसे महबूर करने का तरीका है। अनन्या ने उसे देखा। उसकी आंखों के कोने में आंसुओं की एक चमक थी जिसे उसने बहने से रोक लिया। जब तुमने झूठ बोलने से इनकार किया तो मुझे लगा जैसे तुम मुझे आंक रहे हो, जैसे तुम कह रहे हो कि मैं एक बड़ी पापी हूं, अनन्या ने कहा। मोहन ने तेजी से सिर हिलाया। मैं किसी को आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता मैडम, मेरे जुद के भी बहुत पाप हैं। मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि अगर मैं भी झूठ बोलता तो मैं उस झूठ के गवाह के रूप में ईश्वर का नाम लेता। अनन्या ने एक पल के लिए अपना चेहरा हाथों से ढक लिया, एक गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता था कि इतने सालों में ईश्वर को कहां रखूं। मेरे दिल में वह नाम हमेशा डर और कर्तव्य के साथ आता था, वैसा नहीं जैसा तुमने बताया। मोहन ने अंधेरे होते आकाश को देखा। मैं भी अभी सीख रहा हूं मैडम। बस गुरुकुल में मुझे सिखाया गया कि ईश्वर अपने बंदे से एक मां के अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करता है। अगर हम ईमानदार रहने की कोशिश करते हैं, भले ही यह नुकसानदेह लगे, शायद यह ईश्वर का हमें उस खाई से खींचने का तरीका है जिसे हम देख नहीं पाते। अनन्या ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर लकीरें थोड़ी नरम हो गईं। कई सालों में पहली बार उसने ईश्वर के बारे में बिना किसी धमकी, बिना किसी उपदेशात्मक लहजे और बिना किसी सजा के सुना। अलग का ततुर अक्षाम है। बैठक कक्ष में मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, मोहन ने बातचीत समाप्त करते हुए कहा। अनन्या ने सिर हिलाया। धन्यवाद कि तुम तब गुस्सा नहीं हुए जब मैंने तुम्हें सबके सामने गिराया। मोहन थोड़ा मुस्कुराया। मैं भी इंसान हूं मैडम, मैं थोड़ा गुस्सा हुआ था,
लेकिन अगर मैं बदला लेता तो ईश्वर के निराश होने का डर ज्यादा महबूद था। नीचे सड़क की बत्तियां जलने लगी थीं। बालकनी पर दो इंसान जो पहले बैठक की मेज के विपरीत पक्षों पर खड़े थे, अब एक साथ खड़े थे, एक ही दिशा में देख रहे थे। भले ही उनके कदम अभी तक पूरी तरह से एक ताल में न हो। कुछ महीने बीत गए। सीईओ के सीधे नेतृत्व में नैतिकता और अनुपालन इकाई ने काम करना शुरू कर दिया। मोहन इकाई का प्रमुख नहीं था, लेकिन एक प्रमुख सदस्य बन गया। उसका दैनिक काम अब बेचना नहीं था, बल्कि विज्ञापन की स्क्रिप्ट, बातचीत की स्क्रिप्ट और उत्पाद डिजाइन की स्पष्टता और ईमानदारी के दृष्टिकोण से जांच करना था। दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर एक नया नियम दिखाई दिया। सभी कर्मचारियों को शुल्कों को पारदर्शी रूप से समझाना अनिवार्य है। जो ब्रोशर पहले छोटे छोटे सितारों से भरे होते थे, अब उनकी जगह सरल स्पष्टीकरणों ने ले ली। कुछ कर्मचारियों ने शिकायत की क्योंकि शुरुआत में बिक्री के लक्ष्य थोड़े कम हो गए, लेकिन कुछ महीनों बाद शिकायतों की संख्या में भारी गिरावट आई और ग्राहक स्वेच्छा से उत्पादों की सिफारिश करने लगे। जो विश्वास टूट गया था वह धीरे धीरे महबूत हो रहा था। अनन्या अभी भी एचआर प्रमुख थी। उसने अपना पद नहीं खोया, लेकिन उसका रवैया बदल गया। वह उम्मीदवारों को एक व्यापक दृष्टिकोण से सुनने लगी। अब गुरुकुल या छोटे शहरों के कॉलेजों के स्नातकों को सीधे तौर पर कम नहीं आंकती थी। कुछ साक्षात्कारों में उसने यह भी पूछा, जीवन का कौन सा मूल्य है जिसे आप वास्तव में मानते हैं, सिर्फ यह नहीं कि आपका अनुभव कितना है। एक दिन वह मोहन के गुरुकुल गई, भर्ती के लिए नहीं, बल्कि सीधे उस गुरुजी से मिलने के लिए जिन्होंने कभी सिफारिश पत्र लिखा था। गुरुकुल के बरामदे में वह एक साधारण सा दुपट्टा ओढ़े हुए बैठी थी जो उसके सिर पर अजीब लग रहा था। गुरुजी, उसने धीरे से कहा, मैं उस ज्ञान को कम आंकने के लिए माजी मांगना चाहती हूं जो आपने मोहन को सिखाया। मैंने उसकी पृष्ठभूमि की वजह से उसे चोट पहुंचाई, जो असल में तब उसकी ताकत बनी जब हम सब लगभग गलती में डूबने वाले थे। गुरुजी झुर्रियों भरे चेहरे से मुस्कुराए। ईश्वर ही हमारे कदमों का मार्गदर्शन करता है बेटी। अगर आज तुम यहां आई हो तो इसका मतलब है कि ईश्वर तुमसे प्यार करता है। अनन्या ने अपनी गीली आंखों के कोने को पोंछा। उसके पीछे मोहन और उसकी मां मिले जुले भावों के साथ देख रहे थे। मोहन की मां ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, उस बदलाव को महसूस कर रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी जब उसने उसे विदा किया था। उस रात मोहन उसी छोटे मंदिर में रुका जहां वह कभी श्लोक सिखाता था। इस बार एक गरीब छात्र के रूप में नहीं जो नौकरी की तलाश में भ्रमित था, बल्कि एक कर्मचारी के रूप में जो एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया था। वह सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा होकर सामूहिक आरती का नेतृत्व कर रहा था। दफ्तर के कमरे में अगले दिन एक अलग माहौल से भरे थे। कुछ सहकर्मी जो कभी उस पर हंसते थे, अब कभी कभी उसकी मेज पर आकर पूछते थे कि बॉस के उन अनुरोधों को कैसे मना करें जो उन्हें हल्का फुल्का झूठ बोलने के लिए उकसाते थे। मोहन कोई वीरतापूर्ण जवाब नहीं देता, सिर्फ यह याद दिलाता कि हर किसी को ईश्वर के सामने खुद जवाब देना होगा। एक दोपहर एक नियमित बैठक से पहले अनन्या ने उस छोटे से कमरे का दरवाजा खटखटाया जो नैतिकता इकाई का बेस कैंप बन गया था। मोहन ने सिर उठाया। क्या हुआ मैडम? उसने पूछा। मोहन ने उत्सुकता। अनन्या अंदर आई, सामने वाले कैफे से जरीदी हुई 2 कॉफी के गिलास पकड़े हुए। मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी भरूरी बातचीत सिर्फ एक व्यक्ति के कॉफी लाने से हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उस कड़वी मुलाकात को याद करते हुए मोहन थोड़ा हंसा, गिलास स्वीकार करते हुए। धन्यवाद मैडम। वे थोड़ी देर बैठे, कर्मचारियों के लिए एक नए प्रशिक्षण कार्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे। मोहन का विचार एक ईमानदारी की कहानियां सत्र आयोजित करने का था, जहां कर्मचारी उन अनुभवों को साझा करेंगे जब उन्होंने जुद को नुकसान पहुंचाकर भी ईमानदारी को चुना। अनन्या ने पूरा समर्थन किया। पहले मैं सोचती थी कि ईमानदारी सिर्फ हारने वालों के लिए होती है, अनन्या ने धीरे से कहा। अब मुझे एहसास हुआ है कि जो ईमानदार होने की हिम्मत करता है वही असल में मुद्दे के हिलाम जीतता है। मोहन ने सिर हिलाया, कोई और वाक्य नहीं जोड़ना चाहता था। कभी कभी सबसे अच्छी जीत को बहुत ज्यादा परिभाषित करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ समय बाद कंपनी ने एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया। एक साधारण मंच पर सीईओ ने कई इकाइयों को पुरस्कार दिए। नई श्रेणियों में एक ऐसी थी जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया, विश्वास का रक्षक पुरस्कार।
मोहन का नाम प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में पुकारा गया। वह मंच पर गया, सिर झुकाया और एक छोटा सा स्मृति चिन्ह स्वीकार किया। तालियां बजीं। इस बार बिना किसी फुसफुसाहट के दर्शकों की सीटों पर अनन्या खाही होकर तालियां बजा रही थी। उसके बगल में मोहन की मां, जिसे विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, अपनी साड़ी के पल्लू से जुशी के आंसू पोंछ रही थी। रात होने वाली थी। कार्यक्रम के बाद मोहन दफतर के प्रार्थना कक्ष में वापस आया। उसने अपने कपड़े बदले, शाम की आरती के लिए शंख बजाया। कुछ सहकर्मी आए, उनमें रोहन भी था जो कभी उसे छेड़ा करता था। आरती के बाद मोहन ने हाथ जोड़कर संक्षिप्त प्रार्थना की। हे ईश्वर, तू ही दिलों को फेरने वाला और भाग्य का विधाता है। अगर आज तूने मुझे मनुष्यों की नजरों में थोड़ी इज्जत दी है तो मुझसे झूठ बोलने का डर मत छीन लेना। जो वे मुझ में देखते हैं उसे सिर्फ इस बात की याद दिलाना कि तेरे सामने कोई भी ईमानदारी व्यर्थ नहीं जाती। उसके पीछे अनन्या ने मन ही मन आमीन कहा। बहुत समय बाद पहली बार उसने बिना किसी गुस्से के ईश्वर का नाम लिया। उसके कानों में अभी भी कैफे में उनकी पहली मुलाकात में मोहन की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अब जो वह देख रही थी वह कोई अजीब युवक नहीं था जिस पर उसने पिछड़ी सोच का आरोप लगाया था, बल्कि एक ऐसा शिष्य था जो शीशे की इमारतों के बीच भी अपने संस्कारों को कसकर पकड़े हुए था। प्रार्थना कक्ष के बाहर शहर की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। अंदर साधारण मनुष्यों का एक समूह आंकड़ों के समुद्र के बीच ईमानदारी का एक छोटा सा टुकड़ा बचाने की कोशिश कर रहा था। उनकी त्वचा का रंग अलग हो सकता था, उनकी पृष्ठभूमि विविध थी, लेकिन दिल के सबसे गहरे कोने में वे सभी जानते थे कि मुंह से निकला हर शब्द एक दिन गवाह बनकर वापस आएगा, उस दिन जिसका उन्होंने अभी तक सामना नहीं किया था।